दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे बेस्ड है, इसलिए इसमें हम इसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। स्पेस टेलीस्कोप, जिसे वेब और JWST के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है, जो हबल द्वारा किए गए डिस्कवरीज को न सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेगा बल्कि उनके बारे में और बेहतर जानकारी हमें देगा। ये एक लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हबल मानवों द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप था जो स्पेस में रहकर ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड इमेजिंग कर सकता था। इसने अपने 25 साल से ऊपर के लाइफ स्पैन में एस्ट्रोफिजिकल साइंस में कई गेम चेंजिंग डिस्कवरीज की। इसकी मदद से हमने कई एक्सोप्लैनेट्स को एनालाइज किया, कई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ढूंढे, गैलेक्सीज को ग्रो करते, आपस में टकराते और एक दूसरे में मर्ज होते हुए भी देखा। पर हबल की उपलब्धि यहीं तक सीमित नहीं रही। सरल भाषा में कहा जाए तो आज ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उनमें से ज्यादातर चीजें हबल के कारण ही संभव हो पाए हैं। पर हबल में एक कमी थी, और वो ये थी कि ये ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों को अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये मैग्निफिसेंट टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है। ये कैसे काम करेगा और ये हबल से किस मामले में अलग है, आइए जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि लाइट का मतलब केवल वो लाइट होता है जो हमें दिखाई देता है, पर हकीकत ये है कि हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केवल एक छोटे से पोर्शन को ही देख पाती है, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। विजिबल लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाकी के उन सभी तरह के लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद तो है, पर जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। उदाहरण के लिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और मैटर तथा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से भी अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए ये हमें कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। टेलीस्कोप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पोर्शन को कैप्चर कर सके, ताकि हम वो भी देख सकें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। चूंकि आज हम स्पेस टेलीस्कोप्स की बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब भी हम देते चलते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर देखने को मिलता है, और वो ये है कि पृथ्वी पर जब कई सारे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स मौजूद हैं ही, तो फिर हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में क्यों भेजते हैं? आखिर हमें ज़रूरत क्या है स्पेस टेलीस्कोप्स की? आइए जानते हैं इसका उत्तर। अभी तक हमने जाना कि टेलीस्कोप्स बेसिकली लाइट कलेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करते हैं। इन कैप्चर्ड वेव्स का एनालिसिस करके ही हम किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट या फेनोमेनन के बारे में जान पाते हैं। पर हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि ये काफ़ी तरह के वेवलेंथ को आइदर ब्लॉक कर देता है या फिर पार्शियली अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप्स के पास सभी वेवलेंथ के लाइट हमेशा नहीं पहुंच सकते। इस कारण पृथ्वी पर मौजूद कोई भी टेलीस्कोप किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट या फेनोमेनन के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं दे सकता। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेलीस्कोप्स को स्पेस में स्थापित करने की। हबल की अगर बात करें तो स्पेस में ये पृथ्वी से लगभग 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ऑर्बिट में स्थापित है। पिछले 3 दशकों से इसने इस यूनिवर्स को अपने 4 मीटर के प्राइमरी मिरर और 5 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही ऑब्जर्व किया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मेनली अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, पर इनमें थोड़ी बहुत क्षमता इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करने की भी है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हबल बारी बारी से उसे अलग अलग वेवलेंथ बैंड्स में इंडिविजुअली ऑब्जर्व करता है। ऐसा करने से हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी मिल जाती है। अब इन सभी वेवलेंथ्स को अलग अलग कलर्स में रिप्रोड्यूस किया जाता है और अंत में सबको कंबाइन करके एक कॉम्पोजिट इमेज तैयार किया जाता है, ताकि इन सभी वेवलेंथ्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर और एनालाइज किया जा सके। उदाहरण के तौर पर इस इमेज को देखिए। ये ईगल नेबुला की एक पॉपुलर तस्वीर है जिसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा। ये विजिबल लाइट में ली गई है, इसलिए इतनी साफ सुथरी नजर आ रही है।
इसी ईगल नेब्यूला को जब इंफ्रारेड की नज़र से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। दरअसल विजिबल लाइट के वेवलेंथ शॉर्ट होते हैं, जिसके कारण वो ब्रह्मांड में मिलने वाले कॉस्मिक डस्ट के पार नहीं जा पाते, जिसका मतलब ये हुआ कि विजिबल लाइट हमें ये नहीं दिखा सकता कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के आगे क्या मौजूद है। वहीं अगर इंफ्रारेड की बात करें तो इनके वेवलेंथ लॉन्गर होते हैं, जिसके कारण ये डस्ट के घने रीजन्स में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस कारण इनका इस्तेमाल करके हम कॉस्मिक डस्ट क्लाउड और गैसेस के पार भी आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, विजिबल लाइट से हमें अलग जानकारी मिल रही है, जबकि इंफ्रारेड से हमें एक दूसरी अलग जानकारी। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करने से हमें किसी स्ट्रक्चर के कॉम्पोजिशन और बिहेवियर के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। इसलिए इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हम केवल विजिबल लाइट पर डिपेंड नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हबल इस ब्रह्मांड को मेनली विजिबल और अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है। चूंकि ये इंफ्रारेड में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, हम इस ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को इससे नहीं देख सकते। दरअसल जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हमसे जितने ज्यादा दूर मौजूद होते हैं, वे उतने ही ज्यादा रेड शिफ्टेड होते हैं। एज अ रिजल्ट उनसे आ रहा लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रा वायलेट और विजिबल वेवलेंथ से पुश होकर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में पहुंच जाता है। इस कारण डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले गैलेक्सीज या स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जो इस ब्रह्मांड को इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, ये इस ब्रह्मांड को इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। ये बेहद ठंडे तापमान में रहकर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स द्वारा एमिट किए जाने वाले डीप इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी कैप्चर करेगा। ये 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर 28 माइक्रोमीटर्स के वेवलेंथ रेंज में सेंसिटिव होगा। इस कारण ये ब्रह्मांड के शुरुआत क्षणों के बारे में हमें काफी कुछ बता पाएगा। जेम्स वेब आकार में भी काफी बड़ा है। हबल जहां 2.4 मीटर के मिरर का इस्तेमाल करता है, वहीं जेम्स वेब इससे काफी बड़े यानी कि 6.5 मीटर के मिरर का इस्तेमाल करेगा। ज्यादा बड़े मिरर का इस्तेमाल करने के कारण ये इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले ग्रहों और गैलेक्सीज से आ रहे फेंट लाइट को डिटेक्ट करने में हबल की तुलना में ज्यादा सक्षम होगा। हबल और जेम्स वेब में एक बड़ा अंतर ये भी है कि हबल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पृथ्वी से एस्ट्रोनॉट्स वहां पीरियडिकली जा सकें और उसकी सर्विसिंग कर सकें। यही कारण है कि अब तक कई स्पेस शटल मिशंस के जरिए कई बार इसमें नए इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू सोलर एरेज, नए कंप्यूटर्स, नए मेमोरी स्टिक्स इत्यादि लगाकर अब तक कई बार इसे अपग्रेड किया जा चुका है। पर जेम्स वेब के साथ ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जेम्स वेब की न तो हम सर्विसिंग कर पाएंगे और ना ही इसे अपग्रेड कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि हबल की तरह जेम्स वेब पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर रहकर सूर्य का चक्कर लगाएगा। इस ऑर्बिट की स्पेशलिटी क्या है, ये जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि जेम्स वेब को पृथ्वी से इतनी दूर ऑपरेट करने की क्या ज़रूरत है। ये हबल की तरह पृथ्वी के पास रहते हुए काम क्यों नहीं कर सकता। जेम्स वेब और हबल दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं। हबल में थोड़ी बहुत एबिलिटी इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने में ज़रूर है, पर यह मेनली अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। वहीं अगर जेम्स वेब की बात करें तो ये सिर्फ इंफ्रारेड में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, यानी कि इसका काम होगा ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट से आ रहे बेहद ही फेंट इंफ्रारेड लाइट सिग्नल्स को कैप्चर करना, ताकि उनके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सके। इस फेंट इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस टेलीस्कोप के रास्ते में कोई हीट सोर्स मौजूद ना हो, वरना वो हीट सोर्स जेम्स वेब को ही ब्लाइंड कर देगा। ये ऐसा है जैसे कि रात में आप काफ़ी दूर मौजूद जलते दिए को देखने की कोशिश कर रहे हो और उसी समय आपके आंखों पर कोई तेज रोशनी वाला टॉर्च मार दे। जेम्स वेब किसी ब्राइट या हॉट सोर्स के कारण ब्लाइंड ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें इसे इस तरह के हर सोर्स से शील्ड करना होता है। वार्म ऑब्जेक्ट भी इंफ्रारेड हीट रेडिएशन एमिट करते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ये खुद भी गर्म ना हो, वरना ये खुद अपने ही रेडिएशन से खुद को ही ब्लाइंड कर सकता है। इस कारण इसे खुद को ठंडा रखने की ज़रूरत भी है और बेहद ही ठंडे तापमान में ऑपरेट करने की भी,
इस कारण जेम्स वेब एक बेहद ही ठंडा टेलीस्कोप है। इनफैक्ट जेम्स वेब को लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि एब्सोल्यूट जीरो से मात्र 40 डिग्री ज्यादा है। जेम्स वेब को सूर्य, पृथ्वी और चांद की गर्मी से बचाने के लिए इसमें बड़े सनशील्ड लगाए गए हैं, पर ये सनशील्ड सबसे ज्यादा इफेक्टिवली केवल तभी काम कर सकते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक साथ हमेशा सेम डायरेक्शन में मौजूद रहे। यही कारण है कि जेम्स वेब को सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। ये सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट क्या है और इतना स्पेशल क्यों है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल 3 बॉडी प्रॉब्लम नाम का एक प्रॉब्लम है जो हमसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जहां 3 अलग अलग बॉडीज एक दूसरे का चक्कर भी लगाते रहें, पर एक दूसरे से वो हमेशा सेम पोजीशन पर बने रहें। इस 3 बॉडी प्रॉब्लम को 18वीं शताब्दी के जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम के एक मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 5 पॉइंट्स या पोजीशंस मुमकिन हैं। इन पॉइंट्स को इनके नाम पर ही लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। इन लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 बड़े मासेस या ग्रेविटेशनल पुल एग्जैक्टली बराबर होता है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को उनके साथ मूव करने के लिए चाहिए होता है। यानी कि इन पॉइंट्स पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी एक दूसरे की मदद करते हैं किसी सैटेलाइट को उनके रिलेटिव एक पोजीशन पर बनाए रखने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, L1, L2 और L3 एकदम एक सीधे लाइन में मौजूद है, जबकि L4 और L5 इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। यहाँ L4 और L5 स्टेबल पॉइंट्स होते हैं। इस कारण इन पॉइंट्स को ऑर्बिट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को किसी तरह के असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर L1, L2 और L3 की बात करें तो ये मेटा स्टेबल होते हैं। इस कारण इनका चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से ड्रिफ्ट होने लगते हैं और उन्हें अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में रॉकेट थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जेम्स वेब कुछ इस तरीके से L2 को ऑर्बिट करेगा। चूंकि जेम्स वेब L2 ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा, हमें इससे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी से ये हमेशा सेम लोकेशन पर ही रहेगा। हबल को पृथ्वी का शैडो हर 90 मिनट में अफेक्ट करता है, पर चूंकि जेम्स वेब L2 पॉइंट पर स्थिर बैठा नहीं रहेगा बल्कि उसका चक्कर लगाएगा, ये पृथ्वी और चांद के शैडो से भी हमेशा बचा रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ये बिना किसी परेशानी के 24 घंटे इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करता रहेगा। जेम्स वेब को ओरिजिनली साल 2007 में ही लॉन्च करना था, पर लगभग 16 लॉन्च डिलेस के बाद आखिरकार इसे 24 दिसंबर 2021 को एरियाने 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया, 24 जनवरी 2022 को ये अपने डेस्टिनेशन यानी कि L2 ऑर्बिट में बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया है। इसने अपने विशाल सनशील्ड्स भी डिप्लॉय कर लिए हैं। अब अगले 5 महीनों तक ये खुद को ठंडा करेगा। इस दौरान ये अपने 18 प्राइमरी मिरर सेगमेंट्स को प्रिसाइजली अलाइन करेगा और अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए तैयार करेगा। अब तक हबल ने इस ब्रह्मांड के बारे में हमें काफी जानकारी दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स वेब इस ब्रह्मांड के किन किन अनसुलझे रहस्यों के जवाब हमें देता है। इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब नाम क्यों दिया गया है? चूंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल द्वारा शुरू किए गए साइंस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था, ओरिजिनली इसे नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप या NGST नाम दिया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब कर दिया गया। दरअसल जेम्स E. वेब नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्हें अपोलो मिशंस को लीड करने के लिए जाना जाता है। अपोलो प्रोग्राम नासा का एक प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था चांद को एक्सप्लोर करना और मानवों को चांद की सतह पर उतारना। नासा ने कुल मिलाकर 11 अपोलो मिशंस को अंजाम दिया। चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन इसी अपोलो प्रोजेक्ट के तहत अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे।